हेलो एवरीवन। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने एक मूवी ज़रूर देखी होगी, 3 इडियट्स। उसमें एक बहुत बेहतरीन डायलॉग बोला गया है कि काबिलियत के पीछे भागो, सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कहने का मतलब ये है कि अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। जो कल आपने किया वो आज आप उससे कहाँ हैं ये ज़रूर देखिए। ये नहीं कि आप ये सोचिए कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो है प्रेरणा, जो मोटिवेशन है, वहाँ जाके माइंड फिक्स हो जाता है और हमारा जो डेली जो हमारे काम करने का, वर्क करने का जो तरीका होता है उसमें थोड़ी कमी आती है। इसीलिए हमेशा कीजिए, काबिल बनने की कोशिश कीजिए। और इसी सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि जो है हम कितना अपने बेसिक को मजबूत कर लें ताकि आपको जो है यूपीएससी जो है खुद ब खुद आपके पीछे आए। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बोला भी था, वादा किया था आपसे कि हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि आपको फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी जो 10th का मैंने बताया था, पिछली बार ओवरव्यू बताया था, इसमें आपको हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले देखिए आपका पहला चैप्टर इसमें हम शुरू करते हैं आज। ये है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मीन्स संसाधन और विकास। तो सबसे पहले आप जब भी कोई चैप्टर शुरू कीजिए तो देखिए कि संसाधन का क्या मतलब होता है। मीन्स जो चैप्टर का मेन जो आपका शीर्षक है उसका मतलब खोजिए। तो आप देखेंगे संसाधन है और विकास है। संसाधन का मतलब ये दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ जो इस इन्वायरमेंट में उपलब्ध है और ये हमारी आवश्यकता को सेटिस्फाइड करता है, यानी पूर्ति करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मतलब सेटिस्फाइड आवर नीड्स। कोई भी वस्तु जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करता है उसको हम संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार विकास किसको कहते हैं? तो विकास क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? एक पॉजिटिव चेंज का प्रोसेस है। मीन्स आप प्रोग्रेस कितना करते हो लाइफ में, या फिर संसाधन के संदर्भ में देखें तो कि कैसे प्रोग्रेस किया जाता है, मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है किसी कंट्री का, उसमें संसाधन का कितना योगदान होता है, ये चैप्टर आपको यही बताता है। तो सबसे पहले हम देखें कि संसाधन पता चल गया आपको कि सेटिस्फाइड आवर नीड्स, जो हमारे आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम देखेंगे संसाधन के परिभाषा में। पहले, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मीन्स प्रौद्योगिकी उपलब्धता। कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं बनता है, कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं हो। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं समझाना चाहती हूँ। ऑयल है, पहले भी ऑयल था और जब इसकी खोज हुई इससे पहले भी था, लेकिन वो पहले संसाधन नहीं था क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी की उपलब्धता नहीं थी। तो प्रौद्योगिकी उपलब्धता मीन्स कि आप उसको कैसे खनन करते हो, कैसे उसका प्रोसेस करते हो और कैसे उसको फिर स्टोरेज करते हो। तो ये हमारी प्रौद्योगिकी हमें मीन्स जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बताती हैं। दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिएबल, मीन्स आर्थिक रूप से संभाव्य। अब मान लीजिए कि हमको अंटार्कटिका में खेती करनी है गेहूं की, ठीक है, हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये इकोनॉमिक रूप से संभाव्य होगा? इस पे सवाल उठना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा लागत लगा दी उसमें और हमारा जो है कम उससे हमें लाभ मिला तो फिर ये जो है फिजिएबल नहीं होता, तो लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो ये क्या होना चाहिए? आर्थिक रूप से संभाव्य भी होनी चाहिए। और थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मीन्स जो सांस्कृतिक रूप से ये मान्य होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी संसाधन है, अगर वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है उस सोसाइटी के लिए, और उसके लिए सोसाइटी पूरी खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो हम उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे जाके हम नए चीज़ों को सरकार चाहती है, लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होते तो तब तक हम उसको एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके लिए संसाधन नहीं रह जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें? आपका रिसोर्स में। अब आगे देखते हैं कि रिसोर्स में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रिसोर्स जैसे कोई वस्तु रिसोर्स बनता कैसे है, ये हम आगे देखते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई वस्तु को किस प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसफॉर्म करके एक संसाधन में रूपांतरित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो फिगर है, इसमें सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो है मध्य में है, और आपका इन्वायरमेंट है, देन टेक्नोलॉजी है, फिर इंस्टीट्यूशन है।
मानव क्या करता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मानव जो है एज ए ह्यूमन रिसोर्स भी एक अपने आप में एक रिसोर्स भी है। तो देखिए, सबसे पहले इन्वायरमेंट से प्रतिक्रिया करके फिर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है, मानव के द्वारा होता है। टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो ये जो है नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का एक साधन है। मीन्स ये क्या करता है कि डेवलपमेंट के प्रक्रिया को जो है तेज करता है, और बिना टेक्नोलॉजी के हम रिसोर्स नहीं बना सकते हैं। तो ये देखिए कि हमारी लाइफ को जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी में देखिए, जैसे लाइट है, पंखा है, कोई भी चीज़ आप देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी है। और ये क्या करता है, हमारी लाइफ को बहुत ईजी बनाता है। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशन। तो मतलब ये बोला जाता है कि ह्यूमन मेड होता है, और ये क्या होता है, ये फिजिकल नहीं होता है। मीन्स जैसे कि आप देखेंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो भी है, तो ये क्या है, आपका क्या करता है कि संसाधन का एलोकेशन करता है, और उसके बाद क्या करता है, संस्था द्वारा रूल और पॉलिसी का निर्माण करके उस संस्था को जो एक सक्षम होता है कि हम कैसे एलोकेट करें रिसोर्स को सही जगह। तो आप देखेंगे कि ये तीनों मिलके मतलब ह्यूमन जो है बीच में होके और इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी का निर्माण करके इन्वायरमेंट के साथ एक प्रतिक्रिया करता है, क्रिया करता है, और देन जो है आपका इस प्रोसेस द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है संसाधन में। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। उसको कुछ बेसिस के आधार पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ओरिजिन के आधार पर 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक हो गया जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे लाइफ स्टॉक हो गया, फिशेज हो गए। अबायोटिक हो गया जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, मीन्स जैसे कोल हो गया, मेटल्स हो गया, ये अबायोटिक में हो गया आपका। अब बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसमें देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब आप समझ रहे हैं जो सतत है, उसका हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एक बार ख़त्म हो जाने के बाद वो मतलब बहुत जल्दी चूँकि नहीं बनता है, तो फिर उसको जल्द पुनरुपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कोल हो गया, ऑयल हो गया, इस प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें 4 प्रकार के रिसोर्स होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। इंडिविजुअल का मीन्स जैसे कि आप देखेंगे गांव में खेत है, लोगों के पास है ना ज़मीन अपनी, तो ये क्या है, हमारा लैंड है, हमारा अपार्टमेंट है, ये सब क्या इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए। दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्स, जो कि समुदाय का उस पर मतलब पूरे समुदाय का उसमें भागीदारी होती है, कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे गांव में देखेंगे तालाब होता है, शहरों में देखेंगे पार्क होते हैं, तो ये सब क्या है, कम्युनिटी बेस्ड है। फिर तीसरा है आपका नेशनल। नेशनल मीन्स क्या होता है, किसी राष्ट्र की संपत्ति। वैसे तो जितने संसाधन है क्या एक राष्ट्र की संपत्ति होती है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसको कि खास करके राष्ट्र के मतलब जो देश है उसको ये करते हैं। जैसे NHI हो गया, नेशनल हाईवे देख लेंगे, रेलवे देख लेंगे, पूरी तरह से ओनरशिप किनका है, राष्ट्र का है। फिर दूसरा देखते हैं जो चौथा टाइप है इसमें इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ये है कि जिसमें किसी एक देश का उसमें नहीं होता है हिस्सा, बल्कि बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप समुद्री क्षेत्र में देखेंगे तो आफ्टर 200 जो नॉटिकल माइल है उसके वो पूरा इंटरनेशनल पूरे देश कम्युनिटी का हिस्सा होता है। कोई एक देश उस पर कब्जा नहीं कर सकता, उसे संसाधनों पे सब मिलके उस पर नियम बनते हैं, उस पर काम होता है। और उसके बाद देखते हैं सबसे लास्ट में स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले है पोटेंशियल, मीन्स क्या है, उसमें क्षमता है लेकिन अभी तक से हमने उसका उपयोग नहीं किया है। जैसे आपका देखिए विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उस तरह से अभी हमने उसका उपयोग नहीं किया है। फिर तीसरा है आपका, उसमें दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड मतलब कि ये जो है आपका फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है अभी, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, उसके लिए इंस्टीट्यूशन भी है, ये हो गया डेवलप्ड रिसोर्स। फिर हो गया आपका स्टॉक। स्टॉक मीन्स हमारे पास स्टॉक में है वो, लेकिन जो है अभी तक से अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसके लिए। जैसे आप देखेंगे वाटर, वाटर क्या है, H2O है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। और हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा हम लोग जानते हैं उसका एनर्जी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हमने अभी तक से उसका उपयोग नहीं किया है। फिर आपका रिजर्व, मीन्स हमारे पास रिजर्व है और हम भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये टोटली किस पर, अभी हमारा रिवर वाटर पे हम बना पा रहे हैं, मतलब रिवर वाटर के द्वारा उपयोग करके इसको निर्माण करते हैं। लेकिन हमारे पास डैम है और भी वाटर रिसोर्सेज है जो इन फ्यूचर हम जो है उसका
उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है बेसिस के आधार पे आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दरअसल रिसोर्स जो है हमने उसका यूज जो किया है बहुत बेतरतीब तरीके से किया है। आप जानते हैं कि रिसोर्स जो है एसेंशियल है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और सर्वाइवल के लिए, लेकिन हमने इसको क्या ग्रीड मतलब नेचर का एक गिफ्ट, फ्री गिफ्ट समझ लिया, जिसके कारण क्या किया हमने इस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया कि कैसे इसका यूज होना चाहिए। जब भी कुछ आपको फ्री में मिलता है तो आप उसका कैसे केयर बहुत नहीं करते हैं। जस्ट लाइक हमने भी रिसोर्स के साथ यही किया, जिसके कारण मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या यहाँ पे अराइज हुए हैं ये देखिए। सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्स है मतलब संसाधनों का क्षरण होना शुरू हुआ। ये क्या है कि हमने क्या किया, रिसोर्स का इतना ज़्यादा यूज किया कि जो उसका रिप्लेसमेंट का जो समय था वो उसका पूरा नहीं कर पाया, मीन्स कि उससे ज़्यादा हमने क्षति कर दिया है उसका। जैसे आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्टेशन जो है आपका एक समय के बाद खुद पौधा मतलब बड़ा होता है, लेकिन हमने क्या किया अपने माइनिंग के लिए, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए इसका इतना ज़्यादा कट कर दिया कि ये जो है एक प्रॉब्लम की तरह अराइज हुआ। फिर सॉयल इरोजन, इसी तरह से हमने सॉयल को भी मिसयूज किया, जिससे कि सॉयल इरोजन की समस्या मीन्स उसकी उत्पादकता में कमी आ रही है धीरे धीरे। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या, रिसोर्स का हमने क्या किया जमा करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, देश को आप देखेंगे रिच और पुअर दो भाग में डिवाइड कर दिया, और ये जो है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कम किया है, क्योंकि अगर कोई पुअर है और कोई रिच है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबको प्रभावित करती हैं। ये आप देखेंगे जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। और दूसरा है कि ग्लोबल पीस। जब भी कोई एक क्षेत्र में संसाधन या एक व्यक्ति के पास संसाधन का एक्यूमुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं ये पीस को कम करेगा, क्योंकि उनके पास जब नहीं होगी तो वो चाहेंगे हमारे पास, जो उनके पास नहीं है वो वंचित वर्ग चाहेगा कि हमारे पास भी रिसोर्स हो। और ये जो है पीस का भी आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं इसकी होड़ चल रही है। तीसरा देखेंगे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स इससे क्या हुआ, ग्लोबल इकोलॉजिकल जो क्राइसिस है ये शुरू हुई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ओजोन डिप्लीशन की समस्या। ये जो है आपका बिना सोचे समझे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब ये ऐसा विकास को देखा हमने, विकास का रास्ता चुना, जिससे क्या हुआ कि इसने उल्टा हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू किया। और इकोलॉजिकल जो क्राइसिस है ये पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। और आने वाले समस्या को आप देखेंगे, जैसे अभी जितनी भी सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो या क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो, सारा इसी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों अनिवार्य है। चूँकि ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा है और ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले पार्ट को दूंगी। धन्यवाद।